नमस्कार, आप देख रहे हैं आईबीसी 24। मैं हूं आपके साथ विजय कुमार पंड्या और आईबीसी 24 के खास कार्यक्रम चुनावी चौसर में आप सभी का स्वागत है। चुनावी चौसर में सबसे पहले आपको चुनाव आयोग ने जो तारीखों का ऐलान किया है उसका जरा अपडेट दे दें, क्योंकि चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश की 28 विधानसभा सीटों और छत्तीसगढ़ की एक मरवाई सीट के लिए उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया है। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही आचार संहिता भी लागू हो गई है और साथ ही राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी तैयारियां भी तेज कर दी थी, जो तैयारियां अब जीत के दावे में बदल चुकी हैं। मध्य प्रदेश में उपचुनाव की रणभेरी बज गई है। चुनाव आयोग ने तारीखों का ऐलान कर दिया है। इसके साथ ही आचार संहिता लागू हो गई है। चुनाव आयोग से जारी कार्यक्रम के मुताबिक 9 अक्टूबर को अधिसूचना जारी होगी। 16 अक्टूबर को नामांकन की आखिरी तारीख है। 19 अक्टूबर को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। 3 नवंबर को मतदान होगा, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। छत्तीसगढ़ की एकमात्र मरवाही सीट पर भी यही चुनाव प्रोग्राम रहेगा। 3 नवंबर को वोटिंग होगी, जबकि 10 नवंबर को नतीजे आएंगे। आपको बता दें कि मरवाही सीट पर पूर्व सीएम अजीत जोगी के निधन के बाद ये सीट खाली हुई थी। मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। माननीय भूपेश बघेल जी के नेतृत्व में सरकार की नीतियों योजनाओं को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। हमें उम्मीद है जो 70वां सीट मरवाई का कांग्रेस की झोली में आएगा। थैंक यू। देखिए, भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा तैयार रहती है और अभी भी तैयार है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार वहाँ पर लगे हुए हैं। जो मरवाही चुनाव है, वो मरवाही चुनाव में कांग्रेस की हालत खस्ता है और इसलिए कांग्रेस ने जिस दिन से मरवाही सीट खाली हुई है, ताबड़तोड़ हजारों करोड़ की घोषणाएं, वहां पर काम कुछ नहीं हो रहा है। मध्य प्रदेश की बात करें तो यहां 28 विधानसभा सीटों पर उपचुनाव होना है। ये पहली बार है कि इतने बड़े पैमाने पर उपचुनाव हो रहा है। दरअसल मध्य प्रदेश में मार्च में बड़ा सियासी फेरबदल हुआ था। सिंधिया के साथ कांग्रेस के 22 विधायकों ने बीजेपी का दामन थाम लिया था, जिसके बाद कमलनाथ सरकार गिर गई थी। इस घटना के बाद कांग्रेस के 3 और विधायकों ने भी पाला बदल लिया, जबकि 3 सीट विधायकों के निधन से खाली हुई। इस तरह प्रदेश में कुल 28 सीटें खाली हैं। इन सीटों पर होने वाला उपचुनाव बीजेपी के लिए सत्ता बचाने और कांग्रेस के लिए सत्ता वापसी की लड़ाई बना हुआ है। उपचुनाव में शिवराज सिंह चौहान से लेकर ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ तीनों ही नेताओं की प्रतिष्ठा दांव पर है। हालांकि बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल अपनी अपनी तैयारी पूरी होने और उपचुनाव में जीत का दावा कर रहे हैं। कांग्रेस का कहना है कि ये सुख संयोग है कि चुनाव की तारीखों का ऐलान मंगलवार को हुआ है। वोटिंग और काउंटिंग भी मंगलवार को होगी और हनुमान भक्त कमलनाथ पर उनका आशीर्वाद बना रहेगा। तैयारी तो हमारी संगठन स्तर पर है, बूथ स्तर पर है, मंडल स्तर पर है, सेक्टर स्तर पर है। पार्टी की तरफ से लगातार तैयारी है, लेकिन जनता तो इंतजार कर रही थी कि इन गद्दारों को, और इसलिए हनुमान भक्त होने के कारण कमलनाथ जी को ये तारीख फलदायी होगी और कमलनाथ जी फिर से मुख्यमंत्री बनेंगे। इसका नाम तो रखा है उपचुनाव, इसका नाम तो रखा है उपचुनाव। ये आम चुनाव नहीं है, उपचुनाव नहीं है, ये तो मध्य प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। और ये चुनाव तय करेगा कि हमारा प्रदेश कौन से पटरी पर चलेगा। ये चुनाव तय करेगा हमारे नौजवानों के भविष्य का। उपचुनाव किस बात का? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी चुनाव की तैयारियां प्रारंभ कर दी थी। आज चुनाव आयोग ने चुनाव की तारीखों का ऐलान किया है। हम इसका स्वागत करते हैं और भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है। जहाँ तक मध्य प्रदेश का चुनाव का मामला है तो मैं कह सकता हूँ, एक तरफ कांग्रेस, एक तरफ बीजेपी है। बीजेपी के पास जनता की आस्था से जुड़ा हुआ नेतृत्व है शिवराज सिंह चौहान। निष्कलंक चेहरा है ज्योतिरादित्य सिंधिया। विकास की दृष्टि से देखें तो नरेंद्र सिंह जी, कैलाश विजयवर्गीय, नरोत्तम मिश्रा जी, एक बड़ी नेताओं की वो टीम है जो मध्य प्रदेश के विकास और जनता के कल्याण में लगी है। मध्य प्रदेश विधानसभा सीट की मौजूदा स्थिति की बात करें तो बीजेपी के पास 107 सीट, कांग्रेस के पास 88 सीट, जबकि 2 बसपा, 1 सपा और 4 निर्दलीय विधायक हैं। 28 सीटें खाली हैं। 2018 के चुनाव नतीजों की बात करें तो कांग्रेस को 114 सीट,
बीजेपी को 109 सीट मिली थी, जबकि बसपा के 2, सपा का 1 और 4 निर्दलीय प्रत्याशी जीत कर आए थे। बहरहाल उपचुनाव में बीजेपी सत्ता बचाए रखने के लिए संघर्ष कर रही है, जबकि कांग्रेस सत्ता वापसी के लिए दम लगा रही है। अब किसे अपने मिशन में कामयाबी मिलती है, ये 10 नवंबर को पता चलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। चलिए, अब सवाल यही है कि मंगल को चुनाव की तारीखों का ऐलान, मंगल को चुनाव के नतीजे आएंगे, मंगल किसके लिए है और क्या वाकई ये सभी मिलकर जनता का मंगल करेंगे? फिरोज सिद्दीकी साहब, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, स्वागत है आपका। दुर्गेश केसवानी जी, बीजेपी प्रवक्ता हैं, प्रखर वक्ता हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ गए। और दिनेश गुप्ता साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ हैं। सबसे पहले राजनीतिक प्रक्रिया पर जाऊं मैं, उससे पहले दिनेश गुप्ता साहब आपसे जानना चाहूँगा, क्योंकि 28 सीटें हैं जिन पर उपचुनाव होना है, 3 पर जो दिवंगत नेता हैं उनके बाद चुनाव हो रहा है, और बाकी पर गद्दार वर्सेस खुद्दार और साथ ही साथ देशभक्त वर्सेस देशद्रोही, तमाम तरह के अलग अलग मुद्दे हैं। इन मुद्दों के साथ ये चुनाव हो रहा है। किसानों का भी मुद्दा है, किसानों की अपनी बात है, और एक तरफ शिवराज है तो दूसरी तरफ कमलनाथ है, और एक चेहरा और है बीच में, वो है ज्योतिरादित्य सिंधिया, उनकी भी साख दांव पर है। देखिए विजय, जो इस चुनाव का जो पूरा केंद्र बिंदु है वो तो ज्योतिरादित्य सिंधिया है। आप किसी भी कोई भी जुमला इसके लिए दे सकते हैं, गद्दार, खुद्दार या कोई भी किसान बनाम जे, आप चाहे भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी हो, इन दोनों का केंद्र बिंदु ज्योतिरादित्य सिंधिया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के कारण ही भारतीय जनता पार्टी का जो 15 महीने का राजनीतिक वनवास था सत्ता का, वो समाप्त हुआ है। और कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ी चोट ज्योतिरादित्य सिंधिया से मिली है, तो निश्चित तौर पर जो कांग्रेस पार्टी सिंधिया को शिकस्त देने की कोशिश करेगी। और कमलनाथ जी का के निशाने पर भी ज्योतिरादित्य सिंधिया है। और भारतीय जनता पार्टी के भीतर की राजनीति भी आप देखेंगे तो बहुत सारे जो है असंतुष्ट चेहरे एकदम आपके सामने आ जाएंगे, जो नए राजनीतिक परिवेश में या बदली हुई राजनीतिक परिस्थिति में सिंधिया के साथ राजनीति करना उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो उनके लिए भी सिंधिया जी जो है राजनीति का केंद्र है। पूरी तरह से ये जो चुनाव है, क्योंकि ये ग्वालियर अंचल की मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन इसका असर दूसरे अंचल पर भी पड़ेगा, क्योंकि जब केंद्र बिंदु सिंधिया होंगे तो निश्चित तौर पर निमाड़, मालवा और बाकी जगह भी इसका असर आएगा, बुंदेलखंड में भी आएगा, क्योंकि जो हवा वहां से ग्वालियर चंबल से चलेगी, जिस तरह की भी हवा वहां चलेगी, चुनाव का आज घोषित हुआ है, तो उसका असर बुंदेलखंड में भी हम देखेंगे और दूसरे निमाड़, मालवा में भी देखेंगे। जी, राजनीतिक दृष्टि से देखा जाए, दिनेश गुप्ता साहब, एक सवाल और मेरा आपसे होगा, क्योंकि ऐसे में 28 सीट हैं फिलहाल, आज की दृष्टि से अगर बात की जाए तो किसका पलड़ा भारी लगता है आपको? देखिए विजय जी, अभी से ये कुछ अनुमान लगाना, क्योंकि कैंडिडेट तो हम देख रहे हैं कि मेजॉरिटी कैंडिडेट हमारे सामने हैं, लेकिन जो कोरोना का संक्रमण काल है, इसमें जो वोटर है वो कितना जो है बाहर निकलता है, वोट करता है या नहीं करता, क्योंकि हम ये देख रहे हैं कि तेजी से ये बढ़ रहा है और लोग थोड़ा सा कोरोना को लेकर थोड़ा सा डरे हुए भी हैं। और आगे क्या स्थितियां होती है, ये बहुत ज्यादा डिपेंड करेगा कि पोलिंग का परसेंटेज कैसा रहता है और किस पार्टी का वोटर अब निकलता है। ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा इस पूरे चुनाव। वाकई इस उपचुनाव में, इस महाभारत में कहें, इस चौसर पर कहें, अलग अलग चीज़ें दाव पर है, राजनीतिक साख दाव पर है, तो दूसरी तरफ जनता का स्वास्थ्य भी दाव पर है। मैं फिरोज सिद्दीकी साहब आपसे शुरुआत करूं तो पार्टी में लगातार प्रचार आपकी पार्टी कर ही रही है, आज भी रायसेन में पहुंचे थे कमलनाथ जी। सवाल ये है कि अब जनता तक वो मुद्दे, क्योंकि पुराने दावे और वादे तो आप कर चुके थे, उसको लेकर सरकार में आ चुके थे, अब आपके पास नया क्या होगा? देखिए, हमारे पास बहुत कुछ है कहने के लिए, उपलब्धियां हैं, भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। जैसे नंबर 1, अगर मैं एक क्रम से गिनाऊं तो हमने 1 लाख तक की कर्जा माफ़ी की, 2 लाख तक की कर्जा माफ़ी होनी थी जो कि जून में होना था, ये हमारा काम अधूरा रह गया। दूसरे 100 रुपये की बिजली मिल रही थी, 1 करोड़ 8 लाख परिवारों को मिल रही थी, लेकिन वर्तमान में हज़ारों रुपए के बिल आ रहे हैं। शुद्ध पे युद्ध था, बिटियों को जो 51,000 रुपये
कमलनाथ जी की सरकार दिया करती थी कन्यादान और निकाह योजना में, वो अब 28,000 शिवराज जी की सरकार ने कर दी। और जितने भी काम हमारे अधूरे थे, जैसे अतिथि शिक्षकों का मामला भी अधूरा था, भारतीय जनता पार्टी ने तो मना कर दिया ये करने के लिए। और हमारे जो वचन थे 365 वचन हम पूरे कर पाए थे, बाकी के रह गए थे, वो वचन पूरे करना है। और जो काम हमारे जो क्रम वाइज चल रहे थे, क्योंकि पैसों का संकट था तो इसलिए हमने क्रम वाइज लिया था, यही हमारी उपलब्धियां हैं। इन्हीं को लेके, इन्हीं को सामने रख के हम जनता के बीच जाएंगे कि कमलनाथ सरकार को एक मौका और दिया जाए, मतलब कमलनाथ जी को फिर से मौका दिया जाए, ताकि जो हमने आपसे वायदे किए थे उन वायदों को पूरा किया जाए। और जो लोकतंत्र की हत्या हुई है, ये जनता का मुद्दा है, जिसको जनता का मुद्दा वर्तमान में हम विपक्ष में हैं तो हमें बोलना ज़रूरी है, लेकिन हमारा जो मुद्दा है, फोकस है, वो फोकस रहेगा कि जो हमारी उपलब्धियां थी, जो हमने जनता को राहत पहुंचाई, उसको हमें निरंतर आगे करना है। मध्य प्रदेश में युवाओं का जो भविष्य अंधकार में है, जैसा कि आज कमलनाथ जी भी कह रहे थे, वो युवाओं का भविष्य हमको वापस संवारना है। तो ये आम उपचुनाव नहीं है, ये एक आम चुनाव है, ये सरकार परिवर्तन का चुनाव है। ये सारी बातें लेके हम जनता के बीच जाएंगे। जी, सारी बातें जनता के बीच है। दुर्गेश केसवानी साहब, कई सारे मुद्दे हैं। एक तरफ आपकी पार्टी में जो कांग्रेस से लोग आए हुए हैं वो आपके साथ हैं, फिलहाल वो बीजेपी के हो चुके हैं और बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ेंगे। तो अब जब तारीखों का ऐलान हो चुका है तो अब नामों का भी ऐलान कर दीजिए। देखिए विजय जी, कहीं किसी होमवर्क में पीछे भारतीय जनता पार्टी नहीं है। अभी कांग्रेस तो जहाँ जहाँ पहुँची नहीं है वहाँ पे हमारी सब चीज़ें, हमारे कार्यकर्ताओं से बैठक, हमारी बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से निश्चित रूप से वो कार्य किए जा सकें। हमारा बूथ स्तर का कार्यकर्ता मतदाताओं से मिल चुका है और मुझे लगता है कि आज जो तैयारियों की बात हमारे मित्र यहाँ बैठ के कर रहे हैं, तो कांग्रेस की कहीं कोई होमवर्क नहीं है। ये पुराने जो बातें कर रहे हैं, जब 15 महीने का इनके पास कार्यकाल था तो इन्होंने क्या किया, आज जनता उसका आकलन करेगी। 15 महीने में आपने जनता की जन आकांक्षाओं पे खरे क्यों नहीं उतर पाए? आपने उनकी भावनाओं की कद्र क्यों नहीं की? आज कमलनाथ जी को युवाओं की चिंता सता रही है। 15 महीने के मुख्यमंत्री काल में आप ये बता दें कमलनाथ जी, तो आप 4,000 रुपये एक युवा को नहीं दे पाए मध्य प्रदेश के। और जिस कन्यादान योजना की ये बात कर रहे हैं 51,000, उस कन्यादान योजना के लिए अनेक जोड़े सड़कों पे उतर आए कि हमें लाडली लक्ष्मी योजना का तो हमें लाभ मिल गया, पर जो कमलनाथ जी ने झूठा वचन दिया उसका लाभ हमें नहीं मिल पाया। कर्ज माफी की बात कर रहे हैं, क्यों नहीं ये किसानों को खड़ा कर पा रहे हैं कि ये किसान है और इन किसानों का हमने 2 लाख रुपए कर्ज माफ किया? ये सिर्फ और सिर्फ एक झूठ की फैक्ट्री कांग्रेस के द्वारा चलाई जा रही है। जो राहुल गांधी जी ने यहाँ पे मध्य प्रदेश की धरती पर आकर झूठ बोला था कि हम 10 दिन में कर्ज माफी कर देंगे, कर्जा माफ नहीं तो मुख्यमंत्री साहब, न कर्जा माफ हुआ न मुख्यमंत्री साहब हुआ। राहुल गांधी जी जरूर वहां से केंद्र से हट गए वो। तो मुझे लगता है कि कार्ड की आंडी बार बार नहीं चढ़ती है। आज जनता यह देख रही है कि मध्य प्रदेश का विकास, जो 2003 से पूर्व प्रदेश को बंटाधार करने का श्रेय दिग्विजय सिंह जी को गया था, इस 15 महीनों में कमलनाथ जी ने 15 साल मध्य प्रदेश को पीछे कर दिया। जिस बिजली की, जिस सड़क की और पानी की बात हम लोग कभी नहीं करते थे चैनलों पे आके, इन 15 महीनों में विजय जी आपको भी याद होगा अनेक ऐसे आपने डिबेट्स हुई जिसमें हम लोगों को इन बातों पे बैठना पड़ा। आप मूलभूत सुविधाएं छीनने पे लग गए जनता की, और आपने जनता को जो कष्ट दिया, जनता, मेरे मित्र, कोई भी सरकार वल्लभ भवन के 5वें फ्लोर से बैठकर नहीं चल सकती है ट्विटर के माध्यम से कि जो आप चलाना चाहते थे। जनता की अगर आपको सुख दुख में जब तक खड़े नहीं होगे तब तक जनता आपको आशीर्वाद देने वाली नहीं है। इन 15 महीनों में जो आपने प्रदेश की जनता के साथ कुठाराघात किया है, जो वचनों पे प्रवचन दिए, ये चुनाव उसका है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि ये चुनाव कोई वो चुनाव नहीं है। ये चुनाव उस चुनाव है जब मध्य प्रदेश का किसान पूछेगा कि कर्ज माफी क्यों नहीं की। ये चुनाव उस चीज का चुनाव है कि युवा आपसे पूछेगा 4,000 क्यों नहीं दिए, एक कन्यादान के पैसे नहीं दिए, आपने वो नहीं दिया जब आपकी प्राथमिकता चुनाव से पहले ये सब चीजें थी। और चुनाव के बाद आप आईफा की बात करने लगे, आप आईटा की बात करने लगे, आपको अपने बंगलों की रंगाई पुताई की चिंता हो गई, आपको शराब की बिक्री कैसे मध्य प्रदेश में बढ़ाई जाए इसकी चिंता हो गई। आपको जनता की चिंता करनी चाहिए थी, जो कमलनाथ ने नहीं की, और इस चुनाव में निश्चित रूप से जनता उनको सजा देने वाली है। चलिए, सजा किसको मिलती है
और आखिर सजा देने के चक्कर में भुगतता सजा कौन है, जनता ही क्यों भुगतती है, उस पर भी हम बातचीत करेंगे। फिरोज सिद्दीकी साहब, आपके पास, आपकी पार्टी के पास, आपके पार्टी के बड़े नेताओं के पास ज्योतिरादित्य सिंधिया ही एक मुद्दा होंगे या इसके अलावा भी कोई एक नया खाका खींचा है जनता के बीच जाने का, क्योंकि अब प्रचार का बहुत कम समय बचा है? देखिए, मैंने आपको पिछली बार भी कहा अपनी बात में और अभी भी कह रहे हैं कि जो हमारी उपलब्धियां थी उसने निश्चित ही जनता को राहत पहुंचाई। जो हमने वायदे किए थे, आज आप ज़मीन पे बात करिए तो जनता मानती है कि जो वायदे किए थे उस सरकार ने किए। पैसा नहीं था, खाली खजाना नहीं था, फिर भी जनता को राहत दी और बहुत राहत मिली है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अभी तक सिर्फ कांग्रेस के 15 महीने के शासनकाल की बात कर रही है, अपने 15 साल के शासनकाल की बात नहीं कर रहे हैं मेरे मित्र। इनके पास एक भी उपलब्धि नहीं है कि जो उपलब्धि को भारतीय जनता पार्टी बताए। कर्जा माफ़ी को ये लगातार झूठ बोलते रहे और इन्होंने बाद में विधानसभा में माना कि किसान कर्जा माफ़ी हुई है। जो 3 काले अध्यादेश और जो बिल आए हैं जिनसे देखिए विजय जी, हमारे कांग्रेस के मित्र झूठ बोल रहे हैं। उपलब्धियां हमारे पास 15 साल की इतनी उपलब्धियां हैं कि ये गिनते गिनते थक जाएंगे। जो बड़े बड़े काम मैं आपको बता दूं जो हमने किए, जो 15 जो सिंचाई का रकबा 7.5 लाख हेक्टेयर था उसको हमने बढ़ा के 45 लाख तक कर ले गए। आज घोषणाएं थी और जो जनता की स्थिति जो है, अरे घोषणाएं नहीं थी, ये यथार्थ की बातें हैं। ये झूठ मत बोलो आप चैनल पे बैठकर फिरोज जी। आप एक समझदार व्यक्ति हैं, पार्टी के चक्कर में आप झूठ मत बोलिए। जो सच है आप उस सच की बात करिए। बीच देखिए, जो सच है वो हम तो सच ही बोल रहे हैं कि आप क्या आप झूठ बोलेंगे तो मैं बीच में बोलूंगा। आपको उपलब्धि चाहिए, आपने दिग्विजय सिंह ने प्रदेश में उस टाइम पे सड़कों में से गड्ढों में से सड़कें ढूंढनी पड़ जाती थी। मैं बता दूं आपको, जो सड़कें हमने बनाई थी, पूरा नेटवर्क बनाया था हमने। जितनी भी सब पूरा खजाना खाली है। अतिथि शिक्षकों के बारे में आप बात कर रहे थे, आज आप अतिथि शिक्षकों के बारे में बात नहीं कर रहे। अरे हम तो विजय जी इन 15 महीनों में ये सिर्फ इसी बात को रोते रहे, खजाना खाली है। और हम अब 6 महीने में हमने एक बार भी चिंता नहीं की, क्योंकि कोरोना का काल चल रहा था। उसके बाद भी लोग है वो चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी हमने एक बार खजाने की नहीं रोया है। आप सिर्फ रोने का काम करते हैं। कहा जा रहा था जब वित्त मंत्री हुआ करते थे आज जयंत मलैया साहब, वो भी कहते थे कि खजाना खाली है। मैं आपके पास आऊंगा। अरे ये झूठ बोलते हैं विजय जी, ये झूठ बोलते हैं। अगर ये समय था इनके पास तो समय का क्यों नहीं सदुपयोग कर पाए? हमारी सरकार ने करके दिखाया जी। निश्चित रूप से जनता उसी का बदला देगी कि आप लोगों ने बोला। आपने बजट मंडियों के पैसे तक बना कर दिए। दीनदयाल रसोई बंद करने की प्रयास किया आपने। खुद एक महामारी से निपट रही है, उससे जूझ रही है। अब जनता का मन क्या होगा ये तो जनता ही जानती है, लेकिन कई बार राजनीतिक विश्लेषक, राजनीतिक पंडित या राजनीतिक भविष्यवाणियां करने वाले कुछ अंदाजा जरूर निकालते हैं। इस चुनाव में जरूर पशुपेश फंसा हुआ है, कोई भी अभी साफ स्पष्ट तौर पर नहीं कह पा रहा है। देखिए विजय जी, वोटर जो है, जो स्विंग करता है, जो 2-3%, 4% जो होता है वो तय नहीं कर पाता, लेकिन अधिकांश वोटर प्री डिसाइडेड होता है कि उसे किस पार्टी को वोट देना है। अब आप देखिए कि मुद्दे की बात, तो बहुत सारे मुद्दे एक साथ हैं जो अभी हवा में दिखाई नहीं दे रहे, क्योंकि 15 साल की सरकार के बाद कांग्रेस पार्टी की सरकार आई, 15 महीने चली। उस 15 महीने में कम से कम, जैसे हम कहते हैं ना कि एक जो है चावल का एक दाना देखने से पता लग जाता, तो 15 महीने में जनता ने ये तो समझ लिया कि कांग्रेस किस तरह से काम करती है, कमलनाथ जी का वर्किंग स्टाइल क्या है। जो मुद्दे अभी दुर्गेश जी गिना रहे थे या फिरोज जी गिना रहे थे, ये सही है। जैसे कमलनाथ जी ने कन्यादान योजना में कुछ राशि बढ़ाई, लेकिन जो जमीन पर दिखना चाहिए उसका लाभ, जो हितग्राही दिखने चाहिए वो नहीं दिखे। देखिए ये मुद्दा भी 15 महीने बहुत चर्चा में रहा कि तीर्थ यात्रा योजना जो थी वो बंद हो गई थी। बहुत सारी ऐसी चीजें जो लैपटॉप वगैरह की जो योजना है, आप देखिए कि शिवराज सिंह जी चौहान जो लगातार दौरे कर रहे हैं विधानसभा क्षेत्रों के जहाँ चुनाव होना है, वहां वो है लैपटॉप है या साइकिल है, जिस तरह की जो चीजें हैं, जो उनकी पुरानी महत्वाकांक्षी योजनाएं थी, उन्हीं पर वो फिर से फोकस कर रहे हैं। वो जो योजना, केवल किसान एक मुद्दा नहीं है कि किसान की कर्ज मुक्ति की बात कर रहे हैं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत सारी ऐसी योजनाएं चलाई थी जिससे जो है लोगों को लाभ मिला था। आप
जो है देश में सबसे पॉपुलर स्कीम रही है तीर्थ यात्रा की योजना, जो है वो सबको मालूम है कि बंद हुई थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जब सरकार आई तो लोगों में एक उम्मीद थी। कोई भी व्यक्ति ये नहीं सुनना चाहता कि सरकार का खजाना खाली है, वो तो समझते ही नहीं है कि सरकार का कोई खजाना खाली है। आप कोई भी आर्गुमेंट दीजिए, उसे तो जो चीज मिल रही है यदि आप उसे छीन लेंगे तो निश्चित तौर पर उसकी नाराजगी उस सरकार से हो जाती है। अब क्योंकि एक उम्मीद कांग्रेस से लगाई थी, एक उम्मीद बीजेपी से लगाई थी, फिर कांग्रेस की सरकार के बाद फिर उल्टा पलटा हुआ, मार्च में फिर बीजेपी सत्ता में आई। अब सवाल ये है कि फिर से उपचुनाव है। अब जनता का मूड क्या होगा, जनता का मूड मीटर क्या होगा, वो भी IBC 24 लगातार नापने की कोशिश कर रहा है। और सवाल ये भी कि अब दोनों राजनीतिक दल जब जनता के बीच पहुंचेंगे तो और क्या सामना करना बाकी है। इस तमाम मुद्दे पर हम बातचीत करते रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश गुप्ता साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। कांग्रेस के प्रवक्ता फिरोज सिद्दीकी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और बीजेपी से दुर्गेश केशवानी जी हमारे साथ जुड़े। दुर्गेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो तमाम राजनीतिक पहलुओं पर, राजनीतिक खबरों पर हमारी नज़र बनी रहेगी। और इसी के साथ हमारे खास प्रोग्राम चुनावी चौसर में इतना ही। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।